नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात होगी आदिवासियों पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएगी और तभी से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अब इस सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रही है। अब जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातियों को लेकर चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी और जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा भी पेश किया। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में जनजातियों की हालत बेहद दयनीय है। आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर संकट है। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में 30% आबादी आदिवासियों की है, लेकिन ये समुदाय अभी भी बहुत से मापदंडों पर बेहद पिछड़ा हुआ है, मसलन कुपोषण, शिक्षा, स्कूल छोड़ देना और तमाम। क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई ठोस योजना सरकार बना पाई? और 5 साल सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने आदिवासियों की दशा को सुधारने में कोई कमाल की उपलब्धि हासिल की? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, ये हम सबों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय और विशेष रूप से हमारे सरगुजा में वो आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका हम स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सरगुजा में अभी से लोगों में उत्साह है। कल मैं भी गया था सरगुजा क्षेत्र के बलरामपुर शंकरगढ़ में, तो लोग अभी से ही आने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो आएंगे। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही जनजातीय वर्ग के लिए जो योजना चल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या जनमन के तहत सड़क हो या धरती आभा के माध्यम से विकास योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मिल रहा है। जिस तरह से जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बेचे जा रहे, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है और ये सरकार सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर चुपचाप बैठी हुई और आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण हो रहा है, उस पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है और इस सरकार आदिवासी विरोधी। तो देखिए, बातें बहुत होती है, लेकिन अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद हम पर हावी रहा। राजा महाराजा के जमाने में भी आदिवासियों के लिए या जनजातियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता था वो हम सभी जानते हैं। क्या उन पिछड़ी जनजातियों को आज एक बेहतर मौका मिला है? क्या जिस विकास की बात हो रही है उस विकास की अवधारा में आदिवासी जुड़ पा रहे हैं या ये सिर्फ कागजों तक और योजनाओं तक और आंकड़ों तक सीमित रह गया है? इसी पर सवाल करेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो ये कोई नई बहस नहीं है, लंबे समय से इस पर चर्चा होती आ रही है। जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना तभी से इस उद्देश्य को मद्देनजर रखा गया कि आदिवासी, जिनको कहा गया कि सबसे बड़ी आबादी है राज्य की, उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उनकी जो उद्देश्य है, उनके जो प्राथमिकताएं हैं, उनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन उसमें हम कितना सफल हुए? एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का यह उद्देश्य है कि उन्हें पटल पर लाया जाए और इसे ना सिर्फ राज्य के त्योहार के तौर पर बल्कि देश के एक त्योहार के तौर पर बिरसा मुंडा जी को एक महानायक के तौर पर सभी याद रखें कि इतिहास में उनका क्या योगदान है। कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसलिए आ रही हैं। लेकिन आलोक जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, उद्देश्यों की बात हो रही है वो तो तमाम नेता कह चुके हैं, लेकिन अगर बात हो रही है उपलब्धियों की तो आदिवासियों के मद्देनजर हम कहां तक पहुंचे हैं? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही जो प्रवक्ता दीदी है हमारी वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, इस वक्त अगर आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सबसे पहला यदि आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ को जो मुख्यमंत्री, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस कहेगी कि हमने भी दिया था, अजीत जोगी जी आदिवासी थे, पर उनके आदिवासी होने के सर्टिफिकेट पर भी कोर्ट ने जो है ना अपना निर्णय दिया था कि वो आदिवासी समुदाय से नहीं है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक आदिवासी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रतिनिधित्व के लिए चुना है, जो आज समूचा विश्व देख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के रूप में
एक आदिवासी महिला को जो है सर्वोच्च पद पे जो है वो अ, बैठाया है। और जहां तक आदिवासियों के उत्थान की बात है, आज जो सबसे ज्यादा जो आदिवासी क्षेत्र जो जिसे हम कहते हैं, एक होता है हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़, दूसरा है दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज हम नक्सल मुक्त करने जा रहे हैं। तो ये भी कदम जो है मैं समझता हूँ आदिवासियों के उत्थान के लिए उठाया गया एक सबसे बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा। हम्म। कि आज उस क्षेत्र में, उस जगह पे रहने वाले जो हमारे भाई बहन है, आदिवासी क्षेत्र के जो वनांचल के जो हमारे भाई बहन है, वो आज भी समाज की उस मुख्य धारा से, समाज की उस तरक्की से उस हद तक नहीं जुड़ पाए हैं जहां तक उन्हें जुड़ने की, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब जब हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को ये मौका मिला है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। और वो साबित करने के पीछे जो सरकार के वो तमाम प्रयास, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी के हॉस्टल बनाने को लेकर हो, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर के हो, चाहे शिक्षा में स्कॉलरशिप देने को लेकर के हो, या उनके लिए रहने की व्यवस्था करने को हो, वो तमाम प्रयास जो है वो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उसके बाद आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार वो प्रयास करते आ रही है। और हम चाहते हैं कि इतने बड़े जनसंख्या में जो हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जनसंख्या है जिनकी, तो वो भी जो है वो उस समाज के कल्पना कर सके जिस समाज में, आधुनिक समाज में आज हम और आप रह रहे हैं, उन आधुनिक व्यवस्थाओं को जो, जिसको हम और आप जो है वो जी रहे हैं, वो भी जिए और कंधे से कंधा मिला आलोक जी, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बुनियादी जी। जरूरतों की बात हो रही है। क्या वो बुनियादी जरूरतें भी पूरी हो पा रही है? देखिए, दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, उन्हें पक्के मकान दिए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना, जिसके हम लगातार जिक्र करते हैं, इसके चलते, जिसके तहत आर्थिक अनुदान जो उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितना आर्थिक विकास हुआ, क्या कुछ आंकड़े हैं इनके? क्योंकि सालों साल ये योजनाएं चली आ रही हैं। पीएम जनमन तो ठीक है 2022 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उससे पहले ऐसी कई योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं चली आ रही हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपकी पार्टी का कार्यकाल रहा है। अब आप आज विष्णुदेव साय जी को लेकर कह रहे हैं कि हमने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। मेरा सवाल यह है, लंबे समय तक आप सरकार में रहे, आदिवासियों की को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि उपलब्धियां क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आज इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि आदिवासी समाज से ही आज एक मुख्यमंत्री बिलोंग कर रहा है। ये बात मैंने फिर से कही कि वो उस प्रदेश के सर्वोच्च पद पर में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो है निर्विद्यमान है, वो प्रदेश को लीड कर रहे हैं। और उसके बाद यदि आप बात करते हैं तो आप समय समय पर हम देखते हैं, मैं किसी का नाम यहाँ पर मैं उल्लेख नहीं कर पाऊंगा कि कौन से खिलाड़ी जो है वहां से निकले हैं, बस्तर क्षेत्र से निकले हैं, और कितने हमारे देश में सरकार पैसा तब देती है खिलाड़ियों को जब वो मेडल लेके आते हैं। पर खैर, आपने जो बात की उसका जवाब ले लेता हूँ। शिल्पा देवांगन जी, सीधा आपसे सवाल ये है, बड़ा आसान है सवाल उठा देना कि क्या मिला आदिवासियों को और क्या नहीं। हर बार जल जंगल जमीन के नाम पर एक कोरा कोरा बयान जो है दे दिया जाता है। मेरा सवाल आपसे भी है कि जब राजस्थान की बिजली जो है वो छत्तीसगढ़ से आ रही थी, तो राजस्थान में किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत की। आप आज अगर बात कर रहे हैं कि हसदेव अरण्य के जंगल जो है ना काटे जाएं, तब जो जंगल काटे गए थे वो किनके थे? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश में शासन किया, 70 साल तक निश्चित रूप से हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला, और ये प्रश्न उठाते हैं कि इन्होंने, कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की स्थिति में हमारे आदिवासी भाई बहन जो सुदूर अंचल क्षेत्रों में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी संस्कृति को, उनका संस्कृति को संवर्धित करने का काम, उनको संरक्षित करने का कार्य जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री आपने बनाया, स्वागत योग्य है, परंतु उसके पीछे जो आपने जल जंगल जमीन के अधिकारों का हनन जो किया है, वो आज आपत्ति और इनके संस्कृति के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस अगर मनाया जा रहा है तो कांग्रेस उसे नौटंकी क्यों कह रही है? भगवान बिरसा मुंडा, जिनके आगे भगवान जुड़ता है, जिन्होंने अपनी जनजाति के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनके उसको नौटंकी क्यों कहा जा रहा है?
देखिए, बिरसा मुंडा जी के जो हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने कांग्रेस के जैसे स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जो उनकी आवाज है कि उन्होंने ब्रिटिश दरअसल को यहाँ पर दरअसल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, करना है। उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तब के राजा भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और वो जनजातियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जी, निश्चित रूप से कुल मिलाकर अंग्रेजी कॉलोनियल रूल, और आज उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ब्रिटिश कॉलोनियल, देखिए शिल्पा जी, इसीलिए कहते हैं कि इतिहास की जानकारी जो है वो कांग्रेस को रखनी चाहिए। और आज मेरी बारी है, ब्रिटिश भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदिवासी नायक की 150वीं जयंती जो है वो 300 जयंती मना रही है। यदि ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। शिल्पा जी, आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा, प्लीज चेक कीजिए। जी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ, देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तब मेरे भाई को तकलीफ होनी चाहिए। मैं सही बात बोल रही हूँ, तकलीफ हो जाती है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आप गूगल पे सर्च कर दीजिए। कॉलोनियल रूल के खिलाफ उन्होंने, बिरसा मुंडा जी ने अपनी आवाज उठाई थी। और उसी समय जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, स्वाधीनता की कोई लड़ाई। हिस्ट्री जो है, वो इतिहास जो है, वो कांग्रेस की जो आवाज है वो इन्हीं लाइन पर चलती हुई आज भी नजर आती है कि हम आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षण संवर्धन करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमने नो गो एरिया बनाया, आपने हसदेव जंगल की बात करी, उस अरण्य की बात करी, वहां नो गो एरिया बनाया था। उस एरिया को सीमित करने का कार्य किसने किया? मोदी सरकार ने किया, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसके बाद ही हुआ ना। और नो गो एरिया जब संकुचित होता है तो जनता पार्टी के अधिकार कि आदिवासी की जो आदिवासियों की जो भाइयों की संस्कृति है वो अपने संस्कृति के साथ में उस जंगल में ही बसे रहे। और इस आधुनिकीकरण में मैं आलोक जी इस पे आऊंगा। ये आदिवासी और जनजाति शब्द की जो बात है, ये एक अलग तरह की दुविधा है जिसपे मुझे भी काफी स्पष्ट जवाब किसी भी पार्टी से खैर मिलता नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रमेश पांडे जी हैं। रमेश जी, जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार ही इस तरह के आयोजन करती रही है, पूर्व की सरकारों ने भी कई आयोजन किए हैं और इसके अलग अलग मायने जो है निकाले जाते रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या सिर्फ हमारे जो आयोजन हैं वो त्योहारों तक सीमित है। मैं इसका एक ताज़ा उदाहरण अगर पेश करूं तो छठ पर बिहार से जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं वो लाखों की संख्या में ट्रेन में भर भर कर आते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं। हम टीवी पर उसे बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं और उसके बाद वो किस तरह से वापस जाते हैं, वापस उनका साल भर कैसा बीतता है, हम उस पर कोई कवरेज नहीं करते, लेकिन उनके त्योहारों का बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। क्या यही यहां भी हो रहा है हमारे देश के? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ये क्या यही एक प्रिज्म है हमारे ऑब्जर्वेशन का कि जहां पे हम त्योहारों पे तो सब कुछ बढ़ चढ़ के दिखाते हैं और उसके बाद साल भर उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी वित्तीय जरूरतें क्या है, उनकी पारिवारिक जरूरतें क्या है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, क्या उस पर उतनी ही क्या बोलते हैं विचारात्मक रूप से बात होती है या ऐसी छोड़ दिया जाता है उन्हें? देखिए अभिषेक जी, मैं विषय आपका बड़ा संवेदनशील है, ऐसे मुद्दे को आपने छेड़ा है। मेरे दोनों साथी दोनों दलों के जो विद्वान प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं और हमारे जो दर्शक गण हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें दृष्टि और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी एक जिस सेगमेंट को लेकर के आपने बात उठाई है वो निश्चित रूप से आज भी बहुत पिछड़े हैं और शायद वो स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो और लोगों को मिल सका। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस पे किसी का ये इस पे आरोप लगाना कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये गलत बात है। प्रयास सबने किया, कांग्रेस का प्रयास भी इस दिशा में कमजोर नहीं है। आप झारखंड देखें तो लगातार वहां आदिवासी मुख्यमंत्री ही होते आए हैं, लेकिन वहां मेरे ख्याल से देश के अन्य राज्यों की तुलना में जो आदिवासी अन्य राज्यों में है वो ज्यादा डेवलप्ड है। झारखंड अभी बहुत पीछे है। तो मैं जो कहूंगा, मेरा जो कहना यह है कि दो शब्द पर तो विशेष मैं अभिषेक जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो बहुत एक परंपरागत शब्द उठाया जाता है कि आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक है।
मैं ये कहता हूं कि ये कोरी भ्रमपूर्ण बात है, एकदम गलत बात है। आदिवासी जल जंगल जमीन ही नहीं, इस देश के भी मालिक है। इस देश पर भी उनका अधिकार है। जो अधिकार मेरा है वही हमारे आदिवासी भाई का अधिकार है। मेरा भी अधिकार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, मेरे बच्चों को पढ़ना है। आदिवासियों का भी वही अधिकार है कि उनके भी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, यूपीएससी सिलेक्ट हो। तो जो सरकार का दृष्टिकोण है, जिस भी सरकार, पिछली सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं तारीफ करूंगा मोदी सरकार की, वो 10 गुना आगे बढ़ करके उस दिशा में काम कर रही है। आज आप देखें तो ये तो एक अलग विषय है कि हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की एक महिला बैठी हुई है। राज्यपाल के कई पदों पर आदिवासी समाज की महिलाएं पुरुष विद्यमान है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई आप स्थानों पे देखें बड़े बड़े ऑफिसर्स आदिवासी समाज से हैं। लेकिन जो मोदी सरकार ने जो काम किया, जैसे जनजाति गौरव दिवस जो उन्होंने बिरसा मुंडा जी के नाम पर मनाने का एक अच्छा निर्णय लिया। आप बिरसा मुंडा जी के जीवन को पढ़ें, आप देखेंगे बिरसा मुंडा जी भी मतांतरण का शिकार हुए थे। उनको भी आदिवासी समाज से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन हो गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पर शोषण और अन्याय ही है, तो वो पुनः वापस हुए, अपने घर वापसी किया और उसके बाद उन्होंने आंदोलन और ये अभियान चलाया। तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आज आप देखें मोदी सरकार ने आकांक्षी जिलों का जो चयन किया, उसमें सर्वाधिक आदिवासी समाज के गांव चयनित है। इसका एक दूसरा अगर नजरिया यह है कि यही सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक चयन हुआ ना, इसके लिए बाकायदा जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के हिसाब से जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें आकांक्षी जिला चयन में बराबर काम हो रहा है। मैं एक निवेदन और करूंगा कि जब परंपरा, संस्कार, आधुनिकता, वैज्ञानिक शोध और सरकार की ताकत, ये सब मिल करके जब काम करते हैं तो वो समाज बहुत तेजी से तरक्की करता है, उसकी कमियां दूर होती है, आगे बढ़ती है। तो आज मेरे ख्याल से जनजातीय समाज के साथ सरकार वही कर रही है कि उनकी परंपरा, संस्कृति, संस्कार और निश्चित रूप से रमेश जी, बिल्कुल आप बेहतरीन बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनजातीय आदिवासी दिवस आप जनजातीय दिवस आप मना रहे हैं, गौरव दिवस आप मना रहे हैं, बेहतरीन बात यह होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि जब वनोपज से आजीविका की बात होती है तो वहां पे आप कुछ खास नहीं कर पाते तेंदुपत्ता को छोड़ने के अलावा, लेकिन वहीं पर उसी वन से अब खनन की बात होती है तो तेजी से सारे ब्यूरोक्रेट जुट जाते हैं, उद्योगपति जुट जाते हैं, नेता जुट जाते हैं। ये एक डिफरेंस दिखता है। देखिए विस्थापन, एक खनन के चलते विस्थापन, अगर आपने एग्जांपल दिया अगर झारखंड का, तो आप देख लीजिए वहां पे कि क्या स्थिति है विस्थापन। मैंने क्या बात कही कि जब आप संस्कृति, संस्कार और इनोवेशन, वैज्ञानिक शोध के साथ सरकार की ताकत को जोड़ करके जब काम करते हैं, तब ये इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं बहुत आगे तक काम करती हैं। आज आप देखें जो आकांक्षी जिलों के चयन की बात मैं कर रहा हूं, जहां के आदिवासी समाज के लोग केवल तेंदुपत्ता खरीदा कर कलेक्शन करने का काम करते थे, आज वहां बाकायदे कपड़ा बनाने का काम हो रहा है, तमाम इंडस्ट्रियां चल रही हैं, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। तो ये कि बदलाव की नजर आप आने वाले दिनों में देखेंगे, आदिवासी समाज तेंदुपत्ता जो संग्रहण का काम कर रहा है, वो बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्री लगा के काम करेगा, इसमें इनोवेशन करेगा, नवाचार आएगा और इसमें बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो ये सरकार ये इस दिशा में मेरे ख्याल से जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। इसमें अगर मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग आपत्ति जिनको कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि उनके कोई अच्छे सुझाव हो तो वो सरकार तक प्रेषित करें कि उसमें उसको भी जोड़ा जाए। मेरे ख्याल से ये केवल दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ तरीके हमको अगर मेरे मन में है कि ये काम अच्छा और चाहिए तो उम्मीद है कि आयोजनों तक सीमित ना रह जाए। खैर आलोक जी उंगली उठा रहे थे, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए आज अब जो चर्चा निकली है, आपने रमेश पांडे जी को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार जी को, कि कहा कि बिरसा मुंडा जी ने जिस उपनिवेशवाद और धर्मांतरण के खिलाफ जो आवाज उठाई थी,
और आज कांग्रेस किस बात का श्रेय लेना चाहती है? जब केंद्र शासन ने उनके सक्सेसर को ढूंढा, बिरसा मुंडा जी के सक्सेसर को ढूंढा, क्योंकि जब ये जो आदिवासी समाज के जो आज हम गौरव गाथा की बात कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उनके सक्सेसर के रूप में आज सभी लोग धर्मांतरित हो चुके हैं, क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं। तो ये है कांग्रेस की उपलब्धि, जिस उपलब्धि की बात जो हमारी बहन कर रही थी, ये कांग्रेस की उपलब्धि है कि आज जिस आदिवासी नेता ने धर्मांतरण और उपनिवेशवाद के बाद आवाज उठाई थी, आज उनके ही सक्सेसर जो है वो धर्मांतरित हो चुके हैं। ये कांग्रेस के 70 साल की उपलब्धि रही। और जिस आदिवासी समुदाय को हमने चप्पल पहनाया था तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए, उनके पैरों के चप्पल छीनने वाले जो है वो कांग्रेसी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप आलोक जी, मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगा कि ये वो समाज था जहाँ पे आदिवासियों को चप्पल पहनना ही उस समाज में इजाजत नहीं थी। खैर, लेकिन मैं एक जवाब शिल्पा जी आपसे चाहूंगा कि संस्कृति की बड़ी बात होती है, बोरेबासी आपने शुरू किया, उसमें भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, नीति और नियत की जब बात होती है तो भूपेश सरकार ने कई ऐसे कार्य किए। भूमिहीन कृषि मजदूरों को आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने का कार्य हो, चाहे तेंदुपत्ता सहित 6 से लेकर के 67 वनोपज की खरीदी का मामला हो, रेट बढ़ाने का मामला हो, इस तरीके के, और स्कूल खोलने के, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने का और अस्पताल खोलने, हाट बाजार क्लिनिक से लेके सड़कें बनाने, हर एक चीज में भूपेश सरकार ने कार्य किया। और अभी आप मेरे भाई से पूछ रहे थे तो क्या आज मौजूदा सरकार नहीं कर रही? उन्होंने कहा था तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाएंगे, उन्होंने बढ़ा दिया, जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। हमने 6 से लेकर के 67, इन्होंने 15 साल में सिर्फ 6 वनोपज की खरीदी की थी, हमने 5 साल में 67 वनोपज की खरीदी अच्छे दामों में की। तो इसमें विकास की दिशा जो है वो भूपेश सरकार ने की। 70 वर्ष सरकार थी, 70 वर्ष में आदिवासी समाज का कितना शिल्पा जी, मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था, बात ये नहीं है, निश्चित रूप से कार्य किए गए आपकी सरकार के द्वारा, हम उसे इंकार नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे आयोजन हैं, इवन चप्पलों को लेकर भी घोटाला हुआ है। मुझसे सवाल है अभिषेक जी? बोरेबासी को लेकर भी आरोप लगे, करोड़ों घोटाले हुए, चप्पलों को लेकर भी आरोप लगे कि वहां पे भी घोटाला हो गया, क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करना है तो झूठ और षड्यंत्र कहना है। तो आप बताइए ना, बोरेबासी में किस तरीके से, ये तो एक संस्कृति का रक्षा करने के लिए ये वाली योजना भी क्या, बोरेबासी को एक मापदंड बनाया गया था कि वो संस्कृति की रक्षा। चलिए, माफी चाहता हूं, इस चर्चा को मैं बीच में रोक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ मना रहा है, 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो संघर्ष किया और जो संघर्ष उनका था वो छत्तीसगढ़ राज्य को कहां लेकर जाता है, ये देखने वाला विषय निश्चित रूप से होगा। छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़े, कहीं ना कहीं ये कोशिश होनी चाहिए। राजनीति अपने स्तर पर है कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकिन आदिवासियों का उत्थान इस देश के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।